हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो हमारी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है बीफार्म थर्ड सेमेस्टर में। तो उसके ना सारे हम शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं पांचों यूनिट के, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो भी आपके एग्जाम अभी कल परसों में होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे जो सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं ये केवल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन है मैंने वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो उसको आप जरूर से देख लेना। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको यही वार्न करना चाहूँगा कि दीज आर ओनली शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस हैव बीन अपलोडेड ऑलरेडी। चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं कि लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी व फार्मेसी वाला, ऐसे करके। एंड इफ़ यू रीड या प्रिपेयर ओनली दिस क्वेश्चन, यानी कि केवल आप शॉर्ट क्वेश्चन को ही पढ़ के जाते हैं, तो इसके लिए फिर हम रेस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे कि आपने यही क्वेश्चंस बताए थे। तो प्लीज़ आप उनको भी ज़रूर से चेक कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड बाकी सारे जो लेक्चर की सीरीज है, मतलब सारे अगर आपने लेक्चर देखने हैं शुरू से लेकर लास्ट तक, तो वो भी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं, ये जो सारे क्वेश्चन से हमने यूनिट वाइज सेलेक्ट किए हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता ही होगा। एंड ये जो क्वेश्चन है केवल शॉर्ट क्वेश्चन है, वही मैंने लिख रखा है। एंड ये जो सारे क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। टोटल यहाँ पे ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो पाँचों यूनिट से हमने सेलेक्ट कर रखे हैं। टोटल 19 क्वेश्चन हैं और इनमें से केवल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यही आने वाले हैं। तो देखते हैं, इनको हम बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले जो यूनिट हमारी फर्स्ट स्टार्ट होती है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है देखिए वो है गिव द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो आपने देखिए 10th-12th में पढ़ा ही होगा ये तो, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। बस सिंपली आपने वही रिमाइंड करके यहाँ पे लिखना होगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो मोस्टली बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती हैं, और इनके जो अंदर जो न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप नहीं होता है। और कई सारे जो हमारे ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, ये सारी चीज़ें भी एब्सेंट होती हैं। तो वही लिखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आर दो सेल विच डू नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। एंड इसके अंदर जो हमारी सेल होती हैं, मोस्ट ऑफ द जो सारी सेल है वो यूनिसेलुलर होती हैं। बोले तो जो वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक ही सेल से मिलकर बना होता है। और इसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, इस तरीके से राउंड वो सर्कुलर होता है। एंड इन दिस सेल्स राइबोसोम्स आर ओनली ऑर्गेनल्स। इनमें केवल जो ऑर्गेनल्स होते हैं केवल राइबोसोम ही होते हैं, जो प्रोटीन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सिंथेसिस करने में। लेकिन जो हमारी सेकंड जो सेल है यूकैरियोटिक सेल, जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो, प्लांट के अंदर जो सेल हैं वो, और सारे एनिमल्स के अंदर सेल हैं वो। तो यहाँ पे वही लिखना है कि दो सेल विच हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दे कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। एंड इसमें आपने डिफरेंस जो आपने बताना है, तो वही देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये यूनिसेलुलर होती थी, तो ये हमारी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। यहाँ पे जो डीएनए वो सर्कुलर होता था, यहाँ पे जो डीएनए वो लाइनियर होता है। लाइनियर आपने देखा भी होगा जब पढ़ा होगा। तो जैसे कि मैं भी आपको बता देता हूँ कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो डीएनए वो कुछ इस तरीके से सर्कल बनाता है, लेकिन जो हमारा जो डीएनए होता है इस तरीके से लाइनियर होता है। तो ये डिफरेंस है। एंड इन दिस सेल्स मल्टीपल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इंक्लूडिंग राइबोसोम। यहाँ पे केवल राइबोसोम ही प्रेजेंट होता है ऑर्गेनल्स, और यहाँ पे सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, और भी सारी चीज़ें जो होती हैं तो वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो है डिफरेंस है। पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी, कि गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड लुइस पॉस्चर इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे देखिए ये जो तो हमारे साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या लुइस पॉस्चर, इनमें से किसी एक का कंट्रीब्यूशन पूछ लेते हैं कि इनका क्या योगदान रहा है, क्या रोल रहा है माइक्रोबायोलॉजी में, वो आपने बताना होगा। तो बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, काफ़ी फेमस हैं, जिन्होंने सबसे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। तो वही लिखना है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन फ्रॉम द पेनिसिलियम नोटेटम फंगस, जो होता है जो टबाको में पाया गया था। तो ये हमारे 1927 में जो खोज की थी, तो इनके लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। केवल आपने इतना ही लिखना है, 2 मार्क्स में काफ़ी इनफ हो जाएगा। एंड सेकंड, अगर ये नहीं आता है तो लुइस पॉस्चर का पूछ लेते हैं। तो लुइस पॉस्चर जो है उन्होंने सबसे पहले जो माइक्रोबायोलॉजी टर्म थी ये इन्होंने ही दी थी, तो ये इनका एक रोल है। इसके अलावा जो पॉस्चराइजेशन की जो प्रोसेस थी उन्होंने बताई थी 1897 में। मतलब कि अगर आप किसी भी चीज़ को
62.8 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। एग्जाम्पल उन्होंने मिल्क को बताया था कि अगर आप मिल्क को 62.8 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो उसमें जो भी सारे बैक्टीरियाज होते हैं वो सभी किल हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को पोस्चुराइजेशन बोलते हैं। तो ये उन्होंने बताया था। इसके अलावा जो फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस थी, यानी कि जिससे हमारी दही वगैरह बनती है, हमारी अल्कोहल बेवरेजेस वगैरह बनती हैं, तो वो भी इन्होंने ही इन्वेंट की थी। एंड इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बनाई थी रेबीज़ के लिए, एंथ्रैक्स के लिए। तो इनका जो है काफ़ी बड़ा योगदान रहा है माइक्रोबायोलॉजी में। तो आपने जो है इस तरीके से लिखना है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे जो बैक्टीरिया की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, बोले तो अंदर से वो कैसे दिखता है, वो सारा कुछ डिटेल में आपने यहाँ पे एकदम लेवल डायग्राम बनाना होगा। और आप जो है देखिए पेन से ही डायग्राम बनाना है, कभी भी पेंसिल का यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो जो है जो स्कैन वगैरह होती है कॉपी, उसमें फिर नज़र नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जो बैक्टीरिया जो होता है उसकी 3 कवरिंग होती हैं। सबसे पहले जो रेड कलर में दिखा रखा है, फिर ब्लैक कलर में, फिर ब्लू कलर में। रेड कलर में जो होता है उसको हम कैप्सूल बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया को बचा के रखता है। जो हमारे बॉडी के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, मतलब जो खा जाते हैं बैक्टीरिया को, तो ये उनको बचा के रखता है। एंड यही जो है कैप्सूल रेस्पॉन्सिबल होता है डिसीज़ के लिए। सेकंड होती है सेल बॉल, जो आपको ब्लैक कलर में नज़र आ रही है, जो कि मतलब इसके शेप को कंट्रोल करती है कि कितना शेप रहेगा बैक्टीरिया का। एंड सेल मेम्ब्रेन, जो आपको ब्लू में नज़र आ रही है, इसके साइटोप्लाज्म को ये रोक के रखती है। बीच में जो रेड कलर में है ये आपका न्यूक्लियस है, या बोले तो डीएनए वगैरह है। एंड इसके अलावा यहाँ पे जो है मीसोसोम है, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो है यहाँ पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम प्लाई बोलते हैं। ये जो है रिप्रोडक्शन में रोल निभाती हैं। एंड ये जो है फ्लैजेलम, ये जो है मोटिलिटी या बोले तो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसके अलावा ये होता है इंक्लूजन, एंड यहाँ पे होते हैं राइबोसोम। तो बस आपने इस तरीके से दिखाना है। तो ये होगा इसका लेवल डायग्राम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो बनता है, देखिए वो है गिव द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जी के टाइप का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों की ना मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है। तो यहाँ पे देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं, उनमें 3 लेयर मैंने दिखा रखी हैं। एक रेड कलर में है, एक ब्लैक कलर में है, एक ब्लू कलर में है। रेड कलर में सबसे पहले है ये आउटर मेम्ब्रेन, जो कि फोस्फोलिपिड की होती है। सेकंड है हमारी ब्लैक कलर में जो ये आपकी लेयर है, उसको हमने लिख रखा है थिन सेल वॉल, यानी कि इसमें जो सेल वॉल है वो पतली होती है। एंड नेक्स्ट है इसमें सेल मेम्ब्रेन। एंड बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव में, तो यहाँ पे 2 ही लेयर है। एक है बाहर सबसे पहले थिक सेल वॉल, कि यहाँ पे जो सेल वॉल होती है वो मोटी होती है, थिक होती है। तो इसकी आपको यहाँ दिख भी रही होगी, ये ब्लैक बहुत मोटी है, यहाँ पे बहुत पतली है। एंड सेकंड है इसमें सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे आपने एक चीज़ मिस करी होगी कि यहाँ पे जो है हमारी आउटर मेम्ब्रेन जो रेड कलर में है वो नहीं है। तो यही डिफरेंस इनमें बन जाता है। तो पहले लिखना है कि जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, बहुत मोटी होती है, 20 से 80 नैनोमीटर तक मोटी होती है। लेकिन जो हमारा ग्राम नेगेटिव होता है उसमें थिन सेल वॉल होती है, जिसकी जो डायमीटर है 8 से 10 नैनोमीटर होता है। सेकंड यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें नहीं होती है ग्राम पॉजिटिव में, लेकिन ग्राम नेगेटिव में जो रेड कलर में नजर आ रही है यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और जैसे कि यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव में, तो इस पर जो हमारी एंटीबायोटिक है, जो हमारी मेडिसिन है, वो बहुत ही कम असरदायक होती है, मतलब वो ईजिली किल नहीं कर पाती बैक्टीरिया को। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो ईजिली किल्ड किए जाते हैं, किसके द्वारा, हमारी मेडिसिन के द्वारा, एंटीबायोटिक के द्वारा। तो ये है हमारा इसमें डिफरेंस ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है एनालिस्ट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी को आपको पता ही होगा, यानी कि माइक्रोस्कोप यानी कि एक ऐसा इक्विपमेंट जो कि हमारी छोटी सी चीज़ों को, जो हमारी नेक्ड आई से नज़र नहीं आती हैं, उनको देखने में हेल्प करता है, जो कि हमारी लेबोरेटरी में रखा होता है। तो इसके कितने टाइप्स होते हैं यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, की लाइट कहाँ से आ रही है हमारे माइक्रोस्कोप में, उसके सोर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स की होती हैं, लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो कि हमारे नेचुरल लाइट का यूज़ करती हैं। सेकंड हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि इलेक्ट्रॉन से जब एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, तो उनकी मदद से यहाँ पे हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम देखते हैं। तो लाइट या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के यहाँ पे टाइप आपने बता देने हैं, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। तो आपने सिंपली इनको एनालिस्ट करना है, बोले तो केवल नेम बताने कि कितने टाइप की माइक्रोस्कोपी है। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है, टैम एंड सैम, यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चंस हैं हमारे, जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, इसमें से यही शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि मैंने सारे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन बनता है वो है डिफाइन स्टेनिंग एंड एनालिस्ट द डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक। स्टेनिंग क्या होती है वो डिफाइन करना है, कितनी टेक्निक है स्टेनिंग की वो आपने बतानी है। तो स्टेनिंग को देखिए सिंपली अगर हम वर्ड को समझे, स्टेन का मतलब होता है कलर, यानी कि धब्बा। जिसके अगर आपको कोई सफ़ेद कपड़ा है उस पर कोई धब्बा लग जाता है, कोई कलर लग जाता है, उसको हम स्टेन बोलते हैं।
एंड ये जो स्टेन होता है फिर हमको बहुत दूर से भी दिख जाता है या बोले तो साफ नज़र आता है। तो मतलब समझिए स्टेन मीन्स कलर यानी कि धब्बा डेट विजुलाइज एनीथिंग, जो कि किसी भी चीज़ को हमें दिखाता है या हमें नज़र आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्टेनिंग का काफ़ी बड़ा यूज़ किया जाता है। हमारे जो माइक्रोस्कोप है, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ, जो हमारे बहुत सारे जो बैक्टीरिया जो वगैरह होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया की बात करें, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब है, और वो कलरलेस भी होते हैं, मतलब उनको अगर हम माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो वो ईजिली अच्छे तरीके से नज़र नहीं आते, क्योंकि उनमें ना तो कोई कलर है ना ही वो हमें नज़र आ रहे हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट होने की वजह से। तो हम क्या करते हैं, उस पर हम कुछ स्टेनिंग लगाते हैं, बोले तो कुछ कलर लगाते हैं, और जैसे उस पर कलर लग जाएगा तो उस पर जैसे गुलाबी कलर लग गया, वायलेट कलर लग गया, तो उसकी वजह से वो हमको ईजिली नज़र आ जाएगा। तो ये जो स्टेनिंग जो टेक्निक है वो इसलिए यूज़ की जाती है कि जो हमारे बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट होते हैं या कलरलेस होते हैं, तो उन पे हम कलर को लगा करके ईजिली माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकें और समझ सकें। तो मतलब आपको समझ आ गया। तो लिखना है कि स्टेनिंग इज द टेक्निक दैट इज यूज टू विजुलाइज द बैक्टीरिया या सेल या अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट डाइज या बोले तो कलर। तो यहाँ पे जो है कई तरह के हमारे कलर यूज़ किए जाते हैं जिसकी मदद से हम अपने बैक्टीरिया को देखते हैं। तो ये कहलाती है आपकी स्टेनिंग। और इसके बाद देखिए आपने यहाँ पे इसके टाइप बताने होंगे। तो स्टेनिंग हमारी दो टाइप्स की होती है, सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हमारे सारे जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको एक ही कलर नज़र आता है। मतलब कि अगर हम उस पर कलर लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ये हमारे बैक्टीरिया हैं, तो इनको हम जो डाई लगा रहे हैं वो सब पर एक ही जैसा कलर आएगा, तो वो हमारी सिंपल स्टेनिंग है। लेकिन दूसरा डिफरेंशियल स्टेनिंग, यानी कि इस स्टेनिंग के अंदर जो होगा कि हम कई डाइज यूज़ करेंगे और वो अलग बैक्टीरिया को एक अलग कलर देगी, तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग, इनमें से कोई भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आता है लॉन्ग क्वेश्चन में, आप उनको देख लेना, मैंने वीडियोस अपलोड कर ही रखी हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। बात करते हैं शॉर्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है डिफाइन IMBIC टेस्ट। तो ये क्या होता है, एम्बिक बोल सकते हैं या बोले तो आप IMBIC ऐसे करके बोले। तो ये जो है ना कई टेस्टों का एक ग्रुप है, आप ऐसे बोल सकते हैं एक सीरीज़ है। तो यहाँ पे 4 टेस्ट होते हैं, और टेस्ट क्यों किए जाते हैं पहले वो मतलब समझिए। जैसे कि अब यहाँ पे हम स्टेनिंग कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया को पता लगाने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए। हम बैक्टीरिया यहाँ पे किसकी मदद से देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से। अगर हम कहें कि हम बिना माइक्रोस्कोप के भी हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं या नहीं प्रेजेंट है, तो उन्हीं को हम बोलेंगे IMBIC टेस्ट, यानी कि हमारे केमिकल टेस्ट होते हैं जिनकी मदद से हम ये पता करते हैं कि हमारे बैक्टीरिया किसी भी चीज़ में प्रेजेंट हैं या फिर नहीं है। और ये जो टेस्ट है हर एक बैक्टीरिया के लिए नहीं किया जाता, यहाँ पे एक स्पेशल फैमिली होती है जिसको हम बोलते हैं एंटेरोबैक्टीरिया फैमिली, केवल उन्हीं के बैक्टीरिया को हम पता कर सकते हैं। तो लिखा है कि IMBIC इज द सीरीज ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट डेट आर यूज टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ एनी बैक्टीरिया डेट बिलोंग टू एंटेरोबैक्टीरिया फैमिली। एग्जाम्पल इसके ई कोलाई बैक्टीरिया है, एंटेरोबैक्टेरो ओरिजिनस है, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, एंड क्यूबेसिला न्यूमोनिया है। तो इनमें जो भी मैंने एग्जाम्पल बताए हैं, अगर ये बैक्टीरिया किसी भी चीज़ में प्रेजेंट है तो उसको हम बिना माइक्रोब के स्टडी से भी मतलब समझ सकते हैं। मतलब केवल हम कुछ बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे और उससे पता लगा लेंगे कि ये प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो उनको ही हम बोलते हैं IMBIC टेस्ट। तो इसकी फुल फॉर्म आपने जरूर से लिख करके आनी है। देखिए I होता है इंडोल टेस्ट, M मिथाइल रेड टेस्ट, VI जो कि दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बोला जाता है वो होता है बोगस प्रोस्कर टेस्ट, एंड C सिट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बोला था कि सीरीज होती है, बोले तो एक सेट होता है कई सारे टेस्ट का। तो यहाँ पे 4 टेस्ट होते हैं जो कि पता लगाते हैं किसी भी बैक्टीरिया को कि वो प्रेजेंट है या फिर नहीं है। बैक्टीरिया भी स्पेशली एक ही फैमिली के बैक्टीरिया जो कि एंटेरोबैक्टर फैमिली के अंदर आते हैं। तो समझ आ गया इसका मतलब। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए वो है डिफाइन स्टरलाइजेशन एंड गिव द नेम ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड इन लार्ज स्केल स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, आपने देखिए जरूर सुना होगा कोरोना के टाइम में कि वो स्टेराइल हो रहा है वहाँ पे, या वहाँ पे क्वारंटीन कर दिया गया है, तो वहाँ पे कुछ जो फुहारे वगैरह मारे जाते थे, तो वहाँ पे जो है स्टरलाइजेशन किया जाता है। स्टरलाइज का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जैसे कि सपोज ये यहाँ पे किताब है, हमारी कॉपी है, तो यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स होंगे, अगर हम इस पर कुछ ऐसी चीज़ छिड़क दें या कुछ हमारे डिसइंफेक्टेंट वगैरह लगा दें कि वो माइक्रोब्स को सभी को किल कर दें, तो ये हमारा कहलाएगा स्टरलाइजेशन। लिखा है कि स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म such as bacteria, fungus, algae, etc. from any surface, food or equipment that is called sterilization। सिंपली बोले तो किसी भी चीज़ से हमारे माइक्रोब्स को फ्री कर देना या बोले तो माइक्रोब्स को किल कर देना, वही हमारा स्टरलाइजेशन कहलाता है। बात करते हैं कि लार्ज स्केल में जब हम बहुत ज़्यादा स्टरलाइजेशन करते हैं लार्ज स्केल में, तो कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं।
तो ये क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे 4 इक्विपमेंट के आप नाम जरूर से ध्यान रख लेना। एक होता है आपका ऑटोक्लेव जो कि आपकी लैब में मिल जाएगा, हॉट एयर ओवन वो भी मिल जाएगा, वेपराइज हाइड्रोजन गैस स्टरलाइजर ये भी यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा गैस स्टरलाइजर, तो यहाँ पे ये इक्विपमेंट जो कि स्टरलाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो बनता है देखिए वो है डिफाइन मैकेनिकल स्टरलाइजेशन विद एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैं आपको सिलेबस में दिखाऊं कि यहाँ पे जो हमारा स्टरलाइजेशन जो होता है वो कई टाइप्स का होता है, फिजिकल, केमिकल, गैसियस, रेडियस एंड मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। तो यहाँ पे मैकेनिकल मेथड जो है वो कई बार 2 मार्क्स में अलग से पूछ लेता है, तो आपने एग्जाम्पल के साथ में बताने हैं। तो जैसे कि अभी हमने समझा कि स्टरलाइजेशन का मतलब होता है यानी कि रिमूवल ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑल माइक्रोब्स, यानी कि किसी भी चीज़ से हमने माइक्रोब्स को फ्री कर देना है, बोले तो उसको हटा देना है माइक्रोब्स को, वही हमारा स्टरलाइजेशन कहलाएगा। तो और जो हमारे मेथड है जैसे फिजिकल केमिकल मेथड, तो उसमें हम केमिकल की मदद से बैक्टीरिया को मार देते हैं, या फिजिकल मेथड में हम हीट की वजह से बैक्टीरिया को मार देते हैं। लेकिन मैकेनिकल के अंदर हम बैक्टीरिया को नहीं मारते हैं, जो भी हमारे फंगस वगैरह उनको हम नहीं मारते हैं बल्कि फिल्टर कर देते हैं। जैसे कि लिखा है कि इन मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन माइक्रोब्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड बट रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। यहाँ पे हम फिल्ट्रेशन की मदद से यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, तो वही हमारा मैकेनिकल स्टरलाइजेशन कहलाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन करते हैं, तो फिल्ट्रेशन किसका हो सकता है, हमारे जो सॉल्यूशंस होते हैं, आई ड्रॉप्स होती हैं, एंटीबायोटिक के सॉल्यूशंस होते हैं, एयर वगैरह होती है, तो उसको हम फिल्टर कर सकते हैं, तो ये उनके लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हेवा फिल्टर आपने सुना होगा, तो ये जो है हेवा फिल्टर जो हमारे असेप्टिक एरिया होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, जिससे कि हम जो अपनी एयर है उसको फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन फिल्टर होता है जिससे हम सॉल्यूशन वगैरह को फिल्टर करते हैं। तो ये सारे कुछ मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, तो शॉर्ट में आपने सिंपली इतना ही दिखाना है कि यहाँ पे आपका ये हेपा फिल्टर है, यहाँ पे डर्टी एयर है अगर आ रही है, मतलब इसमें माइक्रोब वगैरह है, डस्ट वगैरह है, तो ये इसके थ्रू होगी, निकलेगी, पास होगी, एंड यहाँ पे हमारी जो एयर है वो फिल्टर हो जाएगी। तो ये जो मेथड है यहाँ पे स्टरलाइजेशन को, वो हमारा मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन कहा जाएगा। तो ये है आपका मैकेनिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वो है डिफाइन स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स एंड गिव देयर यूजेस। तो देखिए वर्ड को ब्रेक करते हैं। स्टेरिलिटी का मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमने स्टेरिलाइजेशन पढ़ा, यानी कि एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स। एंड इंडिकेटर आपने जरूर पढ़े होंगे, जैसे कि हमारी बाइक का भी इंडिकेटर होता है कि हम जैसे उससे एक संकेत देते हैं कि हमको इस तरफ मुड़ना है या उस तरफ मुड़ना है। तो ठीक इसी तरीके से स्टेरिलिटी के लिए भी कुछ इंडिकेटर होते हैं जो कि ये संकेत देते हैं कि यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन हो चुका है, या बोले तो यहाँ पे अब माइक्रोब्स नहीं है। अगर माइक्रोब्स हैं तो वो अलग इंडिकेशन देंगे, और अगर माइक्रोब्स नहीं है तो वो अलग इंडिकेशन देंगे। तो समझ आ गया। तो यहाँ पे अपने जो स्टेरिलिटी इंडिकेटर है, तो आपने डिफाइन करना है कि स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स आर केमिकल, या तो वो केमिकल हो सकते हैं, या वो कोई प्रोसेस हो सकती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। डेट इंश्योर स्टरलाइजेशन बाई शोइंग एनी इंडिकेशन, जो कि स्टरलाइजेशन को इंश्योर करता है कि वो हुआ है या फिर नहीं हुआ है। कैसे इंश्योर करता है, बाई शोइंग इंडिकेशन, एक संकेत को दे करके। तो ये आपका स्टेरिलिटी इंडिकेटर। बात करते हैं यूज़ की, तो आपको मतलब समझ आ ही गया कि स्टेरिलिटी इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू इंश्योर स्टरलाइजेशन इज अचीव्ड और नॉट, यानी कि स्टरलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ये पता करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये कई टाइप्स के होते हैं, तो ये कई बार लॉन्ग में बन जाता है, तो क्वेश्चन आप उसको देख लेना, बाकी शॉर्ट में आपने इतना ही लिखना है। तो यहाँ पे जो हमारी यूनिट सेकंड है उसके जो सारे क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट यहाँ से बनते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अब थर्ड की हम बात करते हैं, जिसमें हमारे फंगस वगैरह हैं, वायरस वगैरह हैं, और डिसइंफेक्टेंट वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन बनता है इसमें देखिए वो है गिव द डिफरेंस बिटवीन यीस्ट एंड माउल्ड। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है कई बार आ चुका है, यीस्ट एंड माउल्ड में क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। तो ये दोनों हमारे फंगस ही होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा नेचर अलग होता है, इनमें जो सेल वगैरह हैं वो अलग होती हैं। तो लिखना है कि यीस्ट आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये यीस्ट जो होते हैं वो एक ही सेल के होते हैं, मतलब जैसे कि सपोज ये है ऐसे ओवल टाइप होते हैं, ये हमारा यीस्ट कहलाता है ना। एंड यीस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली मेनली बाई बडिंग और बाइनरी फिशन। ये जो है अगर रिप्रोडक्शन करते हैं तो एसेक्सुअल तरीके से करते हैं, बाई बडिंग, जैसे वर्ड वगैरह निकलता है उसकी मदद से करते हैं, या बाइनरी फिशन यहाँ पे होता है। एंड इसके अलावा यीस्ट जो है वो हमारे राउंड या ओवल होते हैं शेप में। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे माउल्ड है तो ये हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं। बोले तो यहाँ पे केवल एक ही सेल पाई जाती थी यीस्ट में, और यहाँ पे कई सारे सेलों से मिलकर बने होते हैं। एंड माउल्ट रिप्रोड्यूस बाई असेक्सुअली एंड सेक्सुअली मेथड। ये हमारे सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे यीस्ट था केवल बाइनरी फिशन, बर्डिंग, यानी कि जो असेक्सुअल मेथड थे उन्हीं से अपना रिप्रोडक्शन करते थे। एंड यीस्ट यहाँ पे हमारे ओवल या राउंड शेप के थे, लेकिन ये जो हमारे थ्रेड लाइक होते हैं, मतलब जैसे हमारा धागा होता है उस टाइप की स्ट्रक्चर इनकी बनी होती है। तो ये जो है इनमें डिफरेंस है यीस्ट एंड माउल्ड में।
और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए वो है गिव द वेरियस वेजिटेटिव या बोले तो एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंजाई, यानी कि जो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल तरीके से, उनके कौन कौन से तरीके हैं वो आपने बताना होगा। तो लिखना है कि शुरू में कि जो फंजाई जो होता है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों तरीके से ही रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। तो जो वेजिटेटिव या बोले तो जो असेक्सुअल मेथड होते हैं वो इन तरीके के होते हैं, तो इस तरीके से वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। पहला फ्रेगमेंटेशन, यानी कि छोटे छोटे वो फ्रेगमेंट में पार्ट उनका टूट जाएगा, जो भी हमारे फंगस है वो फर्दर एक न्यू सेल में डेवलप हो जाएगा। ऐसे दूसरा फिजन, तीसरा बडिंग, चौथा आपका स्क्लेरोसिया एंड एक राइजोमॉर्फ। तो केवल आपने नेम ही लिखने होंगे, 2 मार्क्स में, इनको डिफाइन वगैरह ज़्यादा नहीं करना है। यह है क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट में क्वेश्चन आपको बनता है, देखिए वह गिव द डिफरेंस बिटवीन डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक विद एग्जांपल। यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे कि सिंपली ऐसे पूछ लेता है कि डिसइंफेक्टेंट क्या है, एग्जांपल के साथ में बताइए, केवल इतना ही बन जाता है। कई बार डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक में डिफरेंस ही पूछ लेता है, तो जब हम इनकी डेफिनेशन बताएंगे तो वो तो क्वेश्चन कवर ही हो जाएगा। तो देखिए वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। डिसइंफेक्टेंट, डिस बोले तो जैसे कि आपने सुना होगा ना रैप के केस में कि डिस्ट्रैक निकल रहा है, जैसे कि अभी चलता रहता है रफ्तार वर्सेस एमईबी बंटाई, तो वो डिस्ट्रैक होता है, यानी कि एक दूसरे के अगेंस्ट वो बोलते हैं। एंड इन्फेक्टेंट बोले तो जो हमारे माइक्रोब होते हैं या इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट होते हैं, उन्हीं को हम डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। तो लिखना है कि डिसइंफेक्टेंट आर केमिकल एजेंट विच इनएक्टिवेट या डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन इनर्ट सर्फेसिस सच एज डिशेज, बेंचेस, वर्किंग एरिया एंड टॉयलेट एटीसी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि डिसइंफेक्टेंट हम उसको बोलते हैं जो हमारे इनर्ट सरफेस, यानी कि जैसे कि हमारे टॉयलेट वगैरह हुआ, हमारे फर्श वगैरह हुए, हमारी किताबें हुई या हमारी बेंच वगैरह हुई, अगर हम वहाँ पे माइक्रोब्स को किल करते हैं तो हमारे डिसइंफेक्टेंट कहलाएंगे। एग्जांपल हम फिनॉल का यूज़ करते हैं अपने टॉयलेट वगैरह में, इथेनॉल का यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट सोप वगैरह का यूज़ करते हैं, ये हमारे डिसइंफेक्टेंट हैं। लेकिन सेकंड हमारी एंटीसेप्टिक, इसके वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। एंटी प्लस सेप्टिक, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट, यानी कि उसके खिलाफ, एंड सेप्टिक बोले तो सेप्सिस। आपने देखा होगा ना कि उसके पैर में या उसके हाथ में सेप्टिक बन गई, मतलब वहाँ पे माइक्रोब्स ग्रो कर रहे हैं, तो ये सेप्टिक के ही अगेंस्ट काम करती हैं। बोले तो ऐसे एजेंट या ऐसे केमिकल जो हमारी सेप्सिस को रोक देते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देते हैं, वो हमारे एंटीसेप्टिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि दोज केमिकल एजेंट विच इनएक्टिवेट या किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग सरफेस और ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक एजेंट। लेकिन जो एंटीसेप्टिक एजेंट होते हैं वो माइक्रोब्स को या तो ह्यूमन बॉडी पे किल करेंगे, जैसे कि हमारी स्किन पे माइक्रोब लग रहे हैं तो वो यहाँ पे किल करेंगे, या फिर हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोब्स हैं तो उनको किल करेंगे, तो उनको हम एंटीसेप्टिक बोलते हैं। लेकिन जो डिसइंफेक्टेंट है वो हमारे इनर सरफेस, डिस, बेंच, टॉयलेट वगैरह, वहाँ उन सभी जगह पर माइक्रोब्स को मारते हैं। तो यही इनमें डिफरेंस है। एग्जांपल की बात करें जैसे पोवाइडोन आयोडीन होता है, आपने बीटाडीन का कभी ऑइंटमेंट लगाया होगा जिसके चोट वगैरह लग जाए, जो पीला सा जो आता है वो काफ़ी फेमस है, पोवाइडोन आयोडीन होता है उसमें। एंड इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे कि सपोज स्टार्टिंग में चोट लगती है तो जो सबसे पहले डॉक्टर होता है एक सोल्यूशन सा निकालता है और पट्टी पे डाल के उस पर बहुत ज़्यादा मतलब जो फोम वगैरह बनता है, मतलब जो फव्वारे टाइप से बनते हैं आपके जख्म पे डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये है आपका एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। आपको डिफरेंस भी समझ आ गया होगा, डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन देखिए वो है गिव द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक। तो इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आ चुका है। तो देखिए इस वर्ड को हम ब्रेक करते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियो प्लस स्टैटिक, बैक्टीरियो बोले तो बैक्टीरिया, स्टैटिक बोले तो कांस्टेंट, यानी कि एक ही जगह पर रुक जाना या बोले तो स्थिर हो जाना। तो ये ऐसे हमारे केमिकल एजेंट होते हैं जो हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, वो एक ही जगह पे उनको कांस्टेंट बना देते हैं। देखिए यहाँ पे ये पूरी तरीके से उनको किल नहीं करेंगे बल्कि उनकी ग्रोथ को रोक देंगे। तो वही लिखना है कि बैक्टीरियोस्टैटिक आर दोज केमिकल एजेंट विच स्टॉप बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेक देयर ग्रोथ कांस्टेंट विदाउट किलिंग दैम। एग्जांपल इसके हमारे कुछ एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन है, क्लिंडामाइसिन है, मैक्रोलाइड्स हैं, ये पूरी तरीके से बैक्टीरिया को किल नहीं करती बल्कि उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। नेक्स्ट है इसमें देखिए वो है बैक्टीरियोसाइडल। देखिए साइडल कहने का मतलब होता है किलर, यानी कि बैक्टीरिया बोले तो बैक्टीरिया, साइडल बोले तो किलर, यानी कि ये ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं रोकती बल्कि पूरी तरीके से बैक्टीरिया को ही किल कर देती हैं। तो वही लिखा है कि बैक्टीरियोसाइडल आर दोज केमिकल एजेंट विच डायरेक्टली किल द बैक्टीरियाज। एग्जाम्पल पेनिसिलिन है, ऑफ्लॉक्सासिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव हमारी एंटीबायोटिक होती हैं। तो यहाँ पे कवर होता है हमारी, यहाँ पे यूनिट 3 यहाँ पे कवर हुई। एंड इसके बाद हमारे 3-4 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं। यहाँ पे हमारी यूनिट 4 से हमारे कुछ क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन बनता है देखिए वो हमारा डिफाइन असेप्टिक एरिया एंड राइट द सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन इन असेप्टिक एरिया। असेप्टिक एरिया होता क्या है और उसमें कंटामिनेशन के कौन कौन से सोर्सेज हैं वो आपने बताने हैं। तो असेप्टिक एरिया जो है इसके वर्ड को हमने ब्रेक करना है। ए प्लस सेप्टिक, ए बोले तो एब्सेंट यानी कि अनुपस्थिति,
एंड सेप्टिक बोले तो वही सेप्सिस यानी कि ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे माइक्रोब्स नहीं है, जहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो हमारा कहलाएगा सेप्सिस। असेप्टिक, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे अब बात करें तो डेफिनेशन की, तो असेप्टिक एरिया इज एन एरिया विच इज़ फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन ऑफ माइक्रोब्स एंड दैट्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट। यानी कि देखिए एक ऐसा एरिया हम बनाते हैं, जिसके एग्जाम्पल की बात करें, जो हमारे इंजेक्शन वगैरह जो होते हैं, जैसे कि हमारे अभी बताता हूँ, इंजेक्शन हुए, इंजेक्शन और आईवी फ्लूइड जो हमारी बोटल्स वगैरह जो होती हैं वो, एंड कुछ हमारे सूचर्स वगैरह या ड्रेसिंग के सामान जो होते हैं, तो उनको हम एक ऐसे एरिया में बनाते हैं, मतलब जैसे कि हमारी जो कंपनीज़ हैं या हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें हम नॉर्मल जैसे कि हमारी टैबलेट वगैरह जहाँ पे बनती हैं या हमारे कैप्सूल वगैरह जहाँ पे बनते हैं, हम नॉर्मली वहाँ पे नहीं बनाते हैं, बल्कि इन जो हमारी सारी चीज़ें हैं इनके लिए हम स्पेशली एक रूम बनाते हैं जो कि एयर लॉक्ड होता है पूरी तरीके से। यहाँ पे HEPA फिल्टर लगे होते हैं जिसकी मदद से एयर फिल्टर होती है, और चारों तरफ से सारी चीज़ें पैक्ड होने के बाद में, मतलब कि टाइटली पैक्ड होने के बाद में, यहाँ पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है किसकी, इंजेक्शन की, आईवी फ्लूइड की, आई ड्रॉप की। तो उसको हम बोलते हैं स्टेराइल एरिया या बोले तो असेप्टिक एरिया। तो यहाँ पे वही है हमारा असेप्टिक एरिया, एक ऐसा एरिया जो कि बिल्कुल कंटामिनेशन से फ्री होता है, और वहाँ पे जो हमारे स्टेराइल प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि हमारे इंजेक्शन वगैरह, आईवी फ्लूइड वगैरह है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बनाई जाती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया क्या होता है आपका असेप्टिक एरिया। बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे सोर्सेज हैं, यानी कि कंटामिनेशन के जो सोर्सेज होते हैं असेप्टिक एरिया में, कि कहाँ कहाँ से कंटामिनेशन आ सकते हैं, माइक्रोब्स कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। तो सबसे पहला एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा एयर में ही माइक्रोब्स होते हैं। अगर हम एयर को ही नहीं फिल्टर करेंगे, HEPA फिल्टर का यूज़ नहीं करेंगे, तो माइक्रोब्स वहाँ पे आ जाएंगे। सेकंड, रॉ मटेरियल, जिस भी रॉ मटेरियल का हम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से माइक्रोब्स आ जाते हैं। ऑपरेटर, जो भी पर्सन हमारा वर्किंग एरिया में काम कर रहा है, वो भी हेल्दी होना चाहिए, उसके कपड़े भी साफ़ सुथरे होने चाहिए, तो वो भी सोर्स होता है कंटामिनेशन का। इक्विपमेंट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी वहाँ पे बर्तन या बोले तो जो भी हमारे एपरेटस हैं, जो भी हमारी मशीनरी है, तो वो भी साफ़ ही होने चाहिए। अदरवाइज़ आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा बन जाए, वो बाद में जाके इन्फेक्टेड ही हो जाएगा, बोले तो वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। फिफ्थ हमारा बिल्डिंग की, जिस भी बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका रूम है असेप्टिक एरिया, उसकी वॉल कैसी हैं, उसकी दीवारें कैसी हैं, फ्लोर कैसा है, चिकना है या नहीं है, वहाँ पे कोई ह्यूमिडिटी तो नहीं है, तो वो भी सोर्स बनता है किसका, असेप्टिक एरिया में कंटामिनेशन का। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आपने देखिए कितना भी अच्छा सामान बना दिया, लेकिन अगर आपने पैकेजिंग का सामान ऐसा यूज़ किया है कि उसमें भी कंटामिनेशन है या बोले तो उसमें ही माइक्रोब्स हैं, तो हमारे प्रोडक्ट को बाद में चल के ख़राब ही कर देगा। तो ये जो है कुछ सोर्सेज हैं किसके, हमारे कंटामिनेशन के असेप्टिक एरिया के दौरान। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनता है, देखिए वो है डिफाइन क्लीन एरिया एंड इट्स क्लासिफिकेशन। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि असेप्टिक एरिया और क्लीन एरिया में क्या डिफरेंस है। देखिए क्लीन एरिया को हम ऐसे बोल सकते हैं, जिसकी सपोज़ करें कि ये इतना बड़ा एरिया है जो कि क्लीन है, मतलब कि क्लीन बेशक है, लेकिन यहाँ पे हम फिर भी अपने जो इंजेक्शन वगैरह हैं, आईवी फ्लूइड वगैरह हैं, इंजेक्शन वगैरह हैं, उनको नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर भी हम HEPA फिल्टर का बेशक यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का आना जाना खूब बना रहता है, तो इसको हम क्लीन एरिया बोलते हैं, यानी कि ऐसा एरिया जो काफ़ी साफ़ सुथरा है, जहाँ पे माइक्रोब्स नहीं है। लेकिन क्लीन एरिया के अंदर भी होता है एक स्पेशल एरिया, जिसको बोलते हैं हम असेप्टिक एरिया। मतलब जो असेप्टिक एरिया जो होता है वो क्लीन एरिया के अंदर ही होता है, और वहीं पे हमारे इंजेक्शन वगैरह, आईवी फ्लूइड वगैरह और हमारी आई ड्रॉप वगैरह बनाई जाती हैं। तो डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। लिखा है कि मीन्स एनी एरिया वेयर कंसंट्रेशन ऑफ कंटामिनेंट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग HEPA फिल्टर एंड एयर लॉक्ड सिस्टम। तो यहाँ पे जो क्लीन एरिया होता है वो भी एयर लॉक्ड सिस्टम ही होता है, लेकिन वहाँ पे हम अपने स्टेराइल प्रोडक्ट को नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने के लिए मैंने लिखी है कि असेप्टिक एरिया इज़ अनोदर स्पेशल रूम विद इन क्लीन एरिया, यानी कि जो असेप्टिक एरिया जो होता है वो क्लीन एरिया के अंदर ही एक स्पेशल रूम होता है, तो वो हमारा असेप्टिक एरिया है। ये जो सारा है वो हमारा क्लीन एरिया है। तो डिफरेंस इन दोनों में भी आपको क्लियर हुआ। बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन पूछा है क्लीन एरिया का, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपने बताना है। तो क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे किया गया है वो US फेडरल एसोसिएशन यानी US FDA के अकॉर्डिंग किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल विद साइज 0.5 माइक्रोमीटर और हाई प्रेजेंट इन 1 क्यूबिक फुट एरिया। मतलब देखिए यहाँ पे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो इस बेसिस पे किया है कि जैसे कि सपोज आपका ये एरिया है, आप इतने एरिया को मान लीजिए कि 1 क्यूबिक फुट है, बोले तो 1 फुट की पावर 3, तो ये 1 क्यूबिक फुट बोला जाता है। तो इस एरिया में कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं 0.05 माइक्रोमीटर के, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है कि अगर उस एरिया में या बोले तो 1 क्यूबिक फुट में अगर 100 पार्टिकल है 0.5 माइक्रोमीटर के, तो उस क्लीन एरिया का नंबर दे दिया है 100 नंबर क्लीन एरिया। तो ये एक टाइप हो गया।
एंड यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मिंग जो यूनिट होती है बोले तो उस एरिया में जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उसमें कितनी कॉलोनी बन रही हैं। अगर एक कॉलोनी है या एक से कम कॉलोनी है वो तब इस कैटेगरी में आता है। और इसमें देखिए सेकंड आता है क्लीन एरिया नंबर 1000। तो इसमें क्या है, यानी कि वही 1 क्यूबिक फीट के अंदर अगर हमारे 1000 माइक्रोब्स हैं, 1000 पार्टिकल्स हैं, तो उस एरिया को हम क्या बोल देंगे, क्लीन एरिया नंबर 1000। एंड इसमें जो हमारी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट यानी कि वहाँ पे जो ग्रो कर रही है हमारी कॉलोनी, उनकी जो संख्या है वो 2 या 2 से कम ही होनी चाहिए। ठीक है। तीसरा हमारा देखिए वो है क्लीन एरिया नंबर 10,000। तो यहाँ पे जो 0.5 माइक्रोमीटर जो पार्टिकल है 1 क्यूबिक एरिया में 10,000 के बराबर होते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट होती है वो 3 होती हैं या उससे कम होती हैं। तो आपने इस तरीके से यही चार्ट आपने बना देना, यही आपका क्लासिफिकेशन कहला जाएगा। एंड यहाँ पे अगर 1 लाख हो जाते हैं अगर हमारे जो पार्टिकल्स हैं 1 फुट के अंदर, यानी कि देखिए अगर यहाँ पे हमारे पहले जो थे, अगर यहाँ पे 100 पार्टिकल्स थे तो हमने उसको नाम दे दिया 100 क्लीन एरिया। अगर उसी के अंदर हमारे 1000 हो गए तो उसको हमने दूसरा नाम दे दिया। अगर वहीं पर हमारे 10,000 हो गए तो उसको अलग नाम दे दिया। 1 लाख हो गए तो अलग नाम दे दिया। तो जो 1 लाख वाले होते हैं उनमें जो हमारी कॉलोनी फॉर्मिंग जो यूनिट होती हैं 1 क्यूबिक फीट के अंदर वो 25 या 25 से कम होती हैं। तो यहाँ पे जो है ये हमारे क्वेश्चन इस तरीके से आपने कवर करना है कि क्लीन एरिया क्या है और इसको क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि डिफाइन माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, या इसको हम स्टैंडर्डाइजेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूँ कि कहाँ पर है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखोगे माइक्रोबायोलॉजिकल एसे कई बार 2 मार्क्स में आता है। तो यहाँ पे सिंपली वर्ड को आपने ब्रेक करना है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्लस एसे। माइक्रोबायोलॉजिकल बोले तो माइक्रोब से रिलेटेड, जो हम माइक्रोब्स की स्टडी ही कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में। एसे को बोलते हैं हम टेस्ट, या बोले तो एग्जाम, या बोले तो स्टैंडर्डाइजेशन। किसी भी चीज़ की टेस्टिंग करना वो हमारा एसे कहलाता है, मतलब सिनोनिम है ये। तो यहाँ पे देखिए माइक्रोलॉजिकल एसे हम उस टेस्ट को बोलते हैं जिसमें जो हमारे टेस्ट जो होते हैं वो माइक्रोब्स पर किए जाते हैं। और माइक्रोब्स पर हम किन का टेस्ट करते हैं वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो हमारी 4th यूनिट है, यहाँ पे देखिए आपने देखा होगा मेथड्स फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटीबायोटिक, विटामिन एंड अमीनो एसिड। यानी कि जो तीनों चीज़ें हैं एंटीबायोटिक, विटामिन एंड अमीनो एसिड, वो हमारी कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी पोटेंट हैं या नहीं है, उनको हम पता कर सकते हैं टेस्ट परफॉर्म करके माइक्रोब्स के ऊपर जब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो उनकी पोटेंसी को हम पता कर सकते हैं। तो वही लिखा है माइक्रोलॉजिकल एसे इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल टेस्ट बाई विच वी डिटरमाइन द पोटेंसी ऑफ एनी कंपाउंड। इनमें से 3 कंपाउंड यानी कि एंटीबायोटिक, विटामिन, अमीनो एसिड, इनमें से किसी की भी पोटेंसी को हम पता कर सकते हैं बाई परफॉर्मिंग टेस्ट ऑन माइक्रो पर हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सपोज करिए कि जैसे कि हमारी कोई एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक हम पता करना चाह रहे हैं कि कितनी इफेक्टिव है या नहीं है, कितनी इफेक्टिव है ये नहीं है। तो देखिए एक तरीका होता है कि आप ह्यूमन को डायरेक्ट खिलाओ तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। एक तरीका होता है कि एनिमल पर यूज़ करके देखो, तो वहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा अत्याचार उन पे करते हैं। तो एक सिंपल तरीका ये हुआ कि जो एंटीबायोटिक है ना, आप जिस भी माइक्रोब्स को किल करने के लिए, जिस भी बैक्टीरिया के लिए बनाई गई हैं, तो उनके है कल्चर मीडिया में आप उनका यूज़ करके देखो। अगर वहाँ पे जो हमारे माइक्रोब्स हम ग्रो कर रहे हैं मतलब ये इफेक्टिव भी नहीं है, अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं तो मतलब वो इफेक्टिव है। तो यहाँ पे जो टेस्ट परफॉर्म किया गया है वो माइक्रोब्स के ऊपर परफॉर्म किया गया है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। समझ आ गया। तो यहाँ पे कई तरीके होते हैं स्टैंडर्डाइजेशन के, तो उनमें से एक है हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। तो लिखा है कि दिस टेस्ट आर कन्वीनियंट, इनएक्सपेंसिव एंड सिंपल एज कम्पेयर टू अदर केमिकल मेथड। हमारे जो केमिकल मेथड जो अदर होते हैं, या बोले तो हमारे ह्यूमन बीइंग पे जो परफॉर्म किए जाते हैं या हमारे एनिमल्स के ऊपर परफॉर्म की जाती हैं, उनके कंपेरिजन में काफ़ी कन्वीनियंट होते हैं, काफ़ी कम खर्चीले होते हैं, काफ़ी सिंपल होते हैं। तो ये है आपका माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। तो यहाँ पे देखिए अभी जो हमारी 4th यूनिट है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो हमारी 5th यूनिट है उसमें जो भी क्वेश्चंस बनते हैं अब उनको हम बारी बारी से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोस्टली 2 ही क्वेश्चन जो शॉर्ट में बनते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए वो है डिफाइन माइक्रोबायोलॉजिकल स्पॉइलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। देखिए स्पॉइलेज किसको बोलते हैं, यानी कि किसी चीज़ का खराब हो जाना, कंटामिनेटेड होना या डिकेड हो जाना या डिटेरियोरेशन हो जाना उनमें, तो उनको हम बोलते हैं स्पॉइलेज। जैसे कि हमारा जो खाना होता है, अगर जैसे कि हम शाम को बनाते हैं तो गर्मियों के टाइम में वो सुबह तक या बोले तो दूसरी शाम तक वो बहुत ही कम टिक पाता है, वहाँ पे स्पॉइलेज हो जाता है, हमारे माइक्रोब्स लग जाते हैं, बोले तो वो बासी हो जाता है। तो वही हो जाता है खराब होना। तो यहाँ पे जो अभी हम फार्मेसी में पढ़ रहे हैं तो हम उन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं, तो वो भी कई बार माइक्रोब्स की वजह से, कई बार फिजिकल फैक्टर की वजह से, कई बार और हमारी किसी ह्यूमिडिटी या फिर हाई टेम्परेचर की वजह से वो ख़राब हो जाती हैं।
तो अगर हम स्पोलेज को डिफाइन करें तो यानी कि एक ऐसी कंडीशन या बोले तो एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है उसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो इतनी चेंज हो जाती हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने के योग्य नहीं रहता है, वो हमारा स्पोलेज कहलाता है। और वही स्पोलेज माइक्रोब्स की मदद से होता है तो उसको हम माइक्रोबियल स्पोलेज बोलते हैं। तो सिंपली माइक्रोबियल स्पोलेज को डिफाइन ऐसे करना है कि माइक्रोबियल स्पोलेज ऑफ प्रोडक्ट रेफर्ड एज द चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बाई माइक्रोब्स इन सच वे दैट प्रोडक्ट गेट कंटामिनेटेड एंड बिकम नॉट सुटेबल फॉर यूज़। मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इतना ख़राब हो जाए कि उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। किसकी वजह से? किसी माइक्रोब की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी फंगस की वजह से। एंड वो हमारा प्रोडक्ट अगर यूज़ करने के योग्य नहीं रहता है तो वही हमारा माइक्रोबियल स्पोलेज कहलाता है। तो डेफिनेशन आपको समझ आ गई। एंड ये जो हमारा माइक्रोबियल स्पोलेज होता है हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड सेफ्टी को बिल्कुल अफेक्ट करता है। देखिए अगर हमारा माइक्रोब्स में अगर किसी भी प्रोडक्ट में अगर फंगस लग गया है तो उसकी क्वालिटी तो बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगी, बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, उसकी सेफ्टी भी नहीं रहेगी, मतलब वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, हमारी बीमारी भी कर सकता है। तो ये है आपका क्वेश्चन यहाँ पे कवर हुआ। और इसके बाद देखिए लास्ट में हमारे एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, देखिए वो है डिफाइन सेल कल्चर एंड गिव एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर। देखिए एक्चुअली में जो क्वेश्चन है हमारा वो 7 या 10 मार्क्स में बनता है। देखिए यहाँ पर डिटेल में लिख रखा है हमारे सिलेबस में कि ग्रोथ ऑफ सेल, एनिमल सेल कल्चर, एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर। तो यहाँ पे कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए वर्ड को हम ब्रेक करते हैं, सेल प्लस कल्चर। सेल को तो आप समझते ही हैं कि हमारी ह्यूमन बींग की सेल हुई या फिर एनिमल की सेल हुई या प्लांट की सेल हुई, हमारी बैक्टीरिया की सेल हुई। प्लस कल्चर, कल्चर बोलते हैं फार्मिंग यानी कि ग्रोथ कराने, जिसके एग्रीकल्चर जैसे हम कोई भी अपनी फसल को उगाते हैं, ग्रो कराते हैं, तो हमारी कल्चर कहलाता है। तो सेल कल्चर से मतलब है कि हम सेल्स को ग्रो कराएंगे। मतलब कि जैसे कि सेल एक तो हमारी बॉडी में ग्रो ही करती हैं, प्लांट के अंदर खुद ग्रो करती हैं, लेकिन हम खुद अपनी जो आर्टिफिशियल कंडीशन से अपनी लेबोरेटरी के अंदर जब हम किसी भी सेल को ग्रो कराते हैं तो वही प्रोसेस हमारी सेल कल्चर कहलाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि सेल कल्चर इज द प्रोसेस बाय विच एनी एनिमल और प्लांट और एनी ह्यूमन बीइंग सेल कैन बी ग्रो इन लेबोरेटरी एंड आर्टिफिशियल कंडीशन, कि हम आर्टिफिशियल कंडीशन में जो हमारी ह्यूमन बींग है, प्लांट है या बोले तो हमारे एनिमल्स हैं, उनकी सेल को हम ग्रो करा सकते हैं, उनको वही सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं जो उनको नेचुरली मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने वही दिखा रखी कि आपको कोई सेल है, टिश्यू है, आपने वो लिया एंड उसका सस्पेंशन बनाया, सस्पेंशन बनाने के बाद में उसको सेल कल्चर मतलब बना दिया एंड वहाँ पे आप सारे न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन वगैरह सारे और भी आपके जो कार्बन के सोर्सेज होते हैं वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो हमारी सेल ग्रो करते हैं उसको हम सेल कल्चर बोलते हैं। बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यूज़ है इन वैक्सीन प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग वायरसेस। देखिए वायरस आपको पता होगा कि जो वैक्सीन जो होती हैं वो उसी चीज़ से बनाई जाती हैं जो कि हमारा डिसीज़ को कॉज करता है। जैसे हमारा कोरोना वायरस आया था तो कोरोना की जो वैक्सीन जो बनाई गई थी वो कोरोना वायरस से ही बनाई गई थी। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने किसी न्यू वैक्सीन को बनाना है तो हमने वायरस को ही ग्रो करना पड़ेगा। तो अगर हम वायरस किसी एनिमल के अंदर ग्रो करते हैं या हम ह्यूमन बींग के अंदर ग्रो करते हैं तो वो हमें प्रॉब्लम ही कॉज करेगा, बोले तो उसको हम अत्याचार ही बोलेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ हम बॉडी के सेल्स उठा लेते हैं। सपोज करिए कि हम किडनी की सेल ले लेते हैं या फिर हम लीवर की सेल ले लेते हैं अपने, या पैनक्रियाज की सेल ले लेते हैं। उस सेल का हम बनाते हैं सस्पेंशन, घोल बनाते हैं और उसको हम ग्रो करते हैं एंड उसके अंदर हम वायरस वगैरह छोड़ देते हैं, वायरस यहाँ पे ग्रो करता है उसी के साथ में एंड देन उसी से हम क्या करते हैं अपनी वैक्सीन को बनाते हैं। तो ये जो है इसका यूज़ है। सेकंड इसमें देखिए वो है टू इन्वेस्टिगेट टॉक्सिसिटी ऑफ न्यू ड्रग। देखिए हम जब भी न्यू ड्रग को बनाते हैं तो उसकी सेफ्टी पर बड़ा ध्यान रखा जाता है कि उसकी टॉक्सिसिटी ना हो, बेशक वो फ़ायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए वो तो बात की बात है, लेकिन वो हमें खतरा भी ना हो, खतरनाक भी ना हो। तो उसका हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पहले हम क्या करते थे, अपने चूहे को लिया, खरगोश को लिया, अपने एनिमल्स को लिया, उन पर हम परफॉर्म करते थे, लेकिन वो एक अत्याचार की कैटेगरी में आ चुका है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अब हम इन्हीं यानी कि कल्चर मीडिया को हम ग्रो करते हैं, सेल कल्चर को हम ग्रो करते हैं एंड उन्हीं सेल पे अपनी मेडिसिन को यूज़ करके देखते हैं एंड अगर टॉक्सिसिटी नज़र आती है तो हम उन मेडिसिन का यूज़ नहीं करेंगे, अगर टॉक्सिसिटी नहीं है मतलब उसको हम अप्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे इसका यूज़ है। इसके अलावा इन क्रिएटिंग मॉडल सिस्टम टू स्टडी सेल बायोलॉजी। मॉडल सिस्टम कहने का मतलब है कि सपोज करिए कि आपको कोई लिवर है, मतलब कि लिवर के बारे में आपने स्टडी करनी है, तो इस पर अगर आपने कोई ड्रग वगैरह को परफॉर्म करना है या फिर और किसी चीज़ को समझना है तो आपने देखिए लिवर का कुछ पार्ट लिया, पार्ट बोलते छोटी सी सेल लेना है एंड उसको आपने वही सस्पेंशन लगा के घोल बना देना है एंड उसके बाद में अपने ग्रो करना है। तो यहाँ पे जो सेल सारे ग्रो होंगी वो हमारी लिवर की सेल ही होंगी। वो लिवर तो नहीं बनेगा लेकिन जो उनका फंक्शन है, सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिवर के सेल के जैसे ही होंगी। तो उसकी पूरी बायोलॉजी को हम समझ सकते हैं एक मॉडल बना करके, एक हम नक्शा टाइप बना करके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इन कैंसर
रिसर्च। तो कैंसर वगैरह जो होता है, तो कैंसरस सेल जो होते हैं उनको हम ग्रो करा करके कल्चर मीडिया में हम समझ सकते हैं कि वो कैसे ग्रो करते हैं, कैसे वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, बोले तो उन पर कौन सी मेडिसिन असरदायक है। तो वहाँ पे इसका यूज़ है। इसके अलावा इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक कहने का मतलब होता है जो हमारा डीएनए वगैरह होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल, वो इंजीनियरिंग का मतलब है कि उसको तोड़ मरोड़ के कुछ नई चीज़ को बनाना। तो यहाँ पे जो है मतलब कि हम न्यू सेल्स को बना सकते हैं, हम हाइब्रिड सेल को बना सकते हैं डीएनए वगैरह को चेंज करके। जैसे कि देखा भी गया होगा, जैसे कि जो घोड़े होते हैं और जो हमारे गधे होते हैं, उन दोनों को मिला करके कुछ एक न्यू जाति बनाई गई थी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं हम कल्चर मीडिया में, या बोले तो सेल कल्चर में। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे इन द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है, मोनो का मतलब होता है एक, एंड क्लोनल बोले तो एक ही कॉलोनी से बनी हुई एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में होती तो हैं, लेकिन कई बार किसी डिसीज़ की वजह से वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाती है, तो बाहर से दी जाती हैं। तो उनके प्रोडक्शन में भी हम क्या यूज़ करते हैं, वही सेल कल्चर का ही यूज़ करते हैं। तो ये जो है एप्लीकेशन है, और यहाँ पे इस तरीके से जो सारे क्वेश्चंस थे आपके वो कंप्लीट होते हैं। हमने 5 मिनट के जो सारे क्वेश्चंस है वो कवर कर लिया है। तो यही मैंने सारे कुछ बताना था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।